Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन इकोनॉमी, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन रिडक्शन, ये 4-5 बहुत भारी जो वर्ड्स है उसके ऊपर रिलेटेड है। और आपको ये भी पता होगा, आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट इट। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे अपन आज। ओके, बैकग्राउंड आपको पता है अपना जो प्लैनेट है ये वार्म हो रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं। हमारा जो ग्लोब वार्म हो रहा है वी कॉल इट एज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द क्वेश्चन हियर इज ये ग्लोब वार्म क्यों हो रहा है? ये इसलिए वार्म हो रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल यूज़ करने से एक गैस निकलती है जिसका नाम है CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस के वजह से हीट ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप होने की वजह से ग्लोब वार्म होता है। ओके, सो जब ग्लोब वार्म होगा इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसका है क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, चेंज हो रहा है और ड्रास्टिक चेंज होगा भी आगे। ओके, अभी तक जो भी देखे गए अपने को क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस वो किस तरीके से है? वो इस तरीके से सी लेवल बढ़ते जा रहा है। ओके, सी की जो गहराई है, सी ऊपर ऊपर आते जा रहा है, सी लेवल राइजिंग। और जो ग्लेशियर्स है, जो स्नो माउंटेन्स है, वो बहुत फास्ट तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियल मेल्टिंग हो रहा है। थोड़े जगह पे एक्सेसिव रेनफॉल होकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़े जगह पे रिकरिंग ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस विच वी आर नॉट डिजायरिंग। हम ये नहीं चाहते ये सब हो, बिकॉज इससे लॉस ऑफ लाइफ हो रही है, इससे लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी हो रहा है, इससे देश और गरीब होते जा रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं, राइट? वी डोंट वांट इट। तो अभी क्या करें? तो इसका रियलाइजेशन हुआ है 1992 में। इसका रियलाइजेशन कब हुआ है? 1992 में। 1992 में एक सबसे बड़ा दुनिया का कन्वेंशन हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ब्राज़ील में, और ब्राज़ील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरियो में। और ये ग्लोब को, अपने धरती को प्रोटेक्ट करने का एक कन्वेंशन था। यहाँ पे पूरे लोग, पूरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आए हैं और वो ये रिकॉग्नाइज करे हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। ग्लोबल वार्मिंग अगर इस तरीके से बढ़ता गया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये और भी एक्सेलरेट हो जाएंगे और भी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में जब 1992 में कन्वेंशन हुआ था, ये कन्वेंशन के बाद 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आए थे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। हमारा टॉपिक है इसका, आज का आर्टिकल भी इस पे रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज बचाने के लिए ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सी लेवल राइज, ग्लेशियर मेल्ट, ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज किससे हो रहा है? ये चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ये हो रहा है फॉसिल फ्यूल यूज करने की वजह से। क्योंकि फॉसिल फ्यूल यूज करने की वजह से, पेट्रोल, डीजल, कोल ये यूज करने की वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहा है। उसके वजह से अपना ग्लोब हीट होते जा रहा है। सो बेसिकली पूरी स्टोरी अपनी आगे रुकती है फॉसिल फ्यूल के पास। ओके, तो अभी हमारा पूरी इकोनॉमी, हर कंट्री की मैक्सिमम इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। 50 से ज़्यादा % एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना, रेलवेज रहो, जो भी रहो, मैक्सिमम वो फॉसिल फ्यूल पावर्ड है। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, इसके ऊपर ही डिपेंड है बहुत सारी कंट्रीज के प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो पूरे कंट्रीज को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका कंजम्पशन कम करे, राइट और रॉन्ग। तो ये हुआ थी पेरिस समिट में। पेरिस समिट हुई थी 2015 में। ओके, यहाँ पे हर कंट्री अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम इतना, एक नेशन इतना डिटरमाइंड है कि इतना कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पेरिस समिट के बाहर आया है। और इसमें इंडिया हैज गिवन सम प्लेजेस। हम पूरी दुनिया से प्रॉमिस करे हैं कि हम ये करेंगे। बट ये प्रॉमिसेस फिर से 2021 में ग्लासगो समिट हुई है। कौन सी समिट हुई है? ग्लासगो समिट हुई है। ओके, यहाँ पे ये जगह पे समिट हुई है, सेम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे इंडिया ने ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है इसको रिवाइज करके और 5 प्रॉमिसेस नए किए हैं और रिवाइज किए हैं, 5 प्रॉमिसेस। और ये क्या प्रॉमिसेस है? लेट अस सी। यही हमारा पूरा आर्टिकल है आज का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया किस तरीके से इको फ्रेंडली इकोनॉमी बन सकता है और ग्लासगो समिट में इंडिया के क्या क्या प्लेजेस है, चैलेंजेस क्या होंगे
जबकि हम फॉसिल फ्यूल यूज करना छोड़ के ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना शुरू करेंगे तो हमें क्या चैलेंजेस होंगे। ओके, रॉ मटेरियल कम पड़ेगा या टेक्नोलॉजी कम पड़ेगी या स्किल्ड मैन पावर कम पड़ेगा या ये फीजिबल है या नहीं है, हम ये सब आज देखेंगे। ओके, और ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी, ये कैसे इनिशिएटिव्स है, ये किस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, ये भी हम देखेंगे। और वे फॉरवर्ड, हमारे हमेशा लेक्चर्स का ये एक खास बात रही है कि हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन भी करते हैं। ओके, सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ग्रीन इकोनॉमी इंडिया कैसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, तो ये आपका बेस्ट आंसर है। ओके, ऑन टोटल यूट्यूब चैनल। ठीक है, लेट अस गो अहेड। 5, फाइनेंसिंग द नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशंस का मतलब क्या है? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक बार देख लेंगे अपन। ये क्या कॉन्सेप्ट है नेट जीरो का? राइट, बेसिकली अगर मैं एक पेन बनाने के लिए जितनी मशीन यूज कर रहा हूं, वो मशीन में पेट्रोल रहो या डीजल डाल के वो मशीन चला रहा हूं, तो ये एक पेन बनाने के लिए 100 CO2 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए हैं। ओके, तो इससे तो आपको पता है ये CO2 जितना बढ़ेगा उतना हीट भी बढ़ेगा ग्लोब में। तो ये इसको कम करने का एक तरीका है। क्या है? आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं, इनका काम है CO2 लेना। हम जो CO2 छोड़ते हैं अपने नोज से, ओके, रेस्पिरेशन में, ये प्लांट CO2 लेते हैं। इसका मतलब प्लांट जीना बोले तो प्लांट को CO2 होना। ठीक है, तो ये जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 मॉलिक्यूल है ये प्लांट लेगा। अगर प्लांट कम हो जाएंगे CO2 का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। राइट और रॉन्ग? तो यही फंडा है कार्बन न्यूट्रलिटी का, यही फंडा है नेट जीरो एमिशन का। अगर आप जितना CO2 एमिट कर रहे हैं, अगर वही मात्रा में CO2 अब्जॉर्ब भी कर लें, ओके, प्लांट्स लगा के कर लें या कार्बन कैप्चर कर लें, आप किस तरीके से सेम अमाउंट का अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, अगर आपकी एमिशन और ऑब्जर्प्शन दो भी इक्वल होगी, तब हम अचीव करेंगे नेट जीरो एमिशंस। तब हम अचीव करेंगे व्हाट? नेट जीरो एमिशन। इसको ही बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, क्योंकि हम कार्बन के मामले में, कार्बन एमिशन के मामले में हम न्यूट्रल है। इसका मतलब ना ज्यादा करते हैं ना हम कम करते हैं, जितना करते हैं उतना हम ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। तो हमारे तरफ से एक भी यूनिट हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, ओके, ग्लोब में CO2 एमिशंस रिलेटेड। ठीक है, यस। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिया के 5 प्लेजेस देखेंगे। चलो, इंडिया हैज promised to the world that ये नेट जीरो एमिशंस लाने वाले हैं बाई 2070। ओके, 2070 तक हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे उतना ऑब्जर्व करने की क्षमता भी हम बढ़ा लेंगे। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली जब फॉसिल फ्यूल कम करना है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज तो कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रहे हैं हमारे। बोरवेल भी चलाना है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में मशीन भी चलाना है, गाड़ी भी चलाना है, 2 व्हीलर भी चलाना है, 4 व्हीलर भी चलाना है, ये तो कम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका सब्स्टिट्यूट तो देख लो। तो 500 गीगावाट हम नॉन फॉसिल फ्यूल बनाएंगे। 50% एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल्स होगा। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जी से हम 50% हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरे करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मार्केट में फ्लोरिश हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी रिन्यूएबल्स इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एमिशन बाई 1 बिलियन टन। CO2 एमिशन रिडक्शन 1 बिलियन टन हम कम करेंगे, ये भी हम प्लेज करें हैं। कार्बन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP टू बी रिड्यूस बाई 45% बाई 2030। अगर हम GDP 100 करोड़ की GDP के लिए अगर 100 CO2 मॉलिक्यूल्स एमिट करते हैं 2030 तक, 100 करोड़ की GDP में हम करेंगे 55% ही, 55 CO2 मॉलिक्यूल्स ही, क्योंकि जो अभी जितना फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं 2030 तक फॉसिल फ्यूल कम यूज करेंगे। इसका मतलब जितने CO2 हम एमिट कर रहे हैं उसके 45% कम करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। तो ये हमारे पूरी दुनिया से 5 खस्में हैं। ठीक है, बजट 2020 में ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बोला गया है निर्मला मैडम ने। ग्रीन बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट, इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करते हैं, इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करते हैं। दैट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, मेट्रो बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है, सोलार पैनल्स बनाना है, सोलार पावर प्लांट्स लगाना है, इस तरीके से जो भी फॉसिल फ्यूल को छोड़ के
किसी और एनर्जी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम ये बॉन्ड्स उसमें लगाएंगे, ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, टू फाइनेंस द ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इन द बजट ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या ये ग्रीन इकोनॉमी हम अचीव कर सकते हैं? ये कंफ्यूजन है। क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि सोलार रहो, जियोथर्मल रहो, टाइडल रहो, ये पूरे एनर्जीज को हम हार्नेस करके जितनी अब हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम सब्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। हम फॉसिल फ्यूल से लेके नॉन फॉसिल फ्यूल से सब्स्टिट्यूट होने पे जा रहे हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट होने पे जा रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन फिजिबल है? ये क्वेश्चन है समय बड़ा। ओके, दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट पॉलिसी एस्पिरेशंस ऑफ turning India into a 5 trillion economy by 2024 as climate change emerges as a single most significant obstacle। तो ग्रीनिंग के चक्कर में जो हमारा एस्पिरेशन है 5 ट्रिलियन बनने का बाय 2024, ये तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन है। ग्रीनिंग के चक्कर में हम ये तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी साइज तो भूल जाएंगे ना? ये क्वेश्चन है, हम खुद से पूछना है ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट? जस्ट ए सेकेंड, चलो फाइन। अदर चैलेंजेस क्या है? और एक चैलेंजेस सबसे क्या है? इंडिया में पहली बात तो नॉर्मल मानसून्स नहीं है। नॉर्मल मानसून्स नहीं है का मतलब क्या है? एराटिक मानसून्स हैं, कभी आते हैं मानसून्स, कभी नहीं आते हैं, कभी 10 दिन के लिए आते हैं, कभी 3 महीने के लिए आते हैं, कभी ज़्यादा ही पड़ जाता है, कभी बहुत ही कम पड़ जाता है। तो ये इतना एराटिक रेनफॉल का जो सीक्वेंस और पैटर्न है, इसे हम कॉप अप नहीं कर सकते। नॉर्मल मानसून टर्निंग इनटू टॉरेंट्स, अनसीजनल हेवी रेनफॉल हैज़ बिकम ए कॉमन फिनोमिना। इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉस ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से हम इतना सब सफ़र तो कर ही रहे हैं। ये और एक चैलेंज है अपना। रेनफॉल अगर नहीं है तो किस तरीके से काम करें? वे फॉरवर्ड देखिए, क्योंकि ये आर्टिकल में मैक्सिमम वे फॉरवर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल ग्रीनिंग इकोनॉमी बनाने के लिए लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर आप वे फॉरवर्ड देखेंगे, चैलेंजेस कम देखेंगे। गवर्नमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव पाथवेज चाहिए। हम सोलार पैनल घर के ऊपर लगाने के लिए रेडी हैं, बट ये खरीद के कौन देगा? 100 रुपये का पेट्रोल तो मिल जाएगा मुझे, कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास 2000 बिल आ जाता, वो भी मैं पे कर दूंगा, बट ये सोलार पैनल का इंस्टॉलेशन कौन करेगा? ये इतना कॉस्टली इंस्टॉलेशन है कि लोग इस पर पैसे खर्चा नहीं करेंगे। 5-10 हज़ार रुपये कौन लगाएगा? नहीं लगाए। तो कॉस्ट इफेक्टिव पाथवेज बनाना चाहिए इंडिया को, गवर्नमेंट को, सो दैट हम मिटिगेट करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रैटेजी वुड इन्वॉल्व डायनामिक चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आते जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी में बदलाव आते जाना चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू इंड्यूस बिहेवियरल चेंज। टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल होना चाहिए सो दैट हमारा बिहेवियर चेंज होके हम इंस्टेड ऑफ कोल हम सोलार पावर यूज़ करें, हम पावर स्टेशंस का वो यूज़ नहीं करें, हम इलेक्ट्रिसिटी सोलार की यूज़ करें। जस्ट लाइक आप ऑटो में तो बैठे होंगे, ऑटो में आजकल देखो एलपीजी के साथ साथ आपके पास सीएनजी भी है और डीजल से भी चल रहा है ऑटो, तो आप समझ गए। तो कभी कभी आप ऑटो वाले से पूछो अगर उसके पास डुअल इंजन है क्या, जिसे एलपीजी से भी चलेगा, सीएनजी से भी चलेगा और डीजल से भी चलेगा, तो वो स्विच करते हैं। तो हमारे बिहेवियर में भी चेंज आने के लिए पहली बात तो टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट इफेक्टिव रहना ना, तो हम उसके ऊपर सोचें। जस्ट लाइक अभी 2 व्हीलर्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक के, तो वो सस्ते में ही मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो लोग खरीद भी रहे हैं ना। चलो भाई, जितने लोग अब ईवी खरीद लिए उतने लोग पेट्रोल कंजम्पशन कम तो कर लिए ना, कम तो कर लिए, राइट? तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अगर हमारे इंटेंशंस है, तो हमें टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहिए। ओके, और लॉन्च ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, कार्बन को ऑब्जर्व करने के लिए या एफॉरेस्टेशन करो, कार्बन कैप्चर करो, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के सी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो, कुछ ना कुछ करो, बट कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्विस्टर मतलब उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ाओ, उसका प्रोजेक्ट शुरू करो। एनहांसिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। शेयरिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स, सब कंट्री से जिसके पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ओके, ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए या इको फ्रेंडली किसी के पास टेक्नोलॉजी है, उनसे बात करके ले लेना ज़रूरी है, ठीक है, फाइन। हु शुड फाइनेंस, अभी ये जो भी है यहाँ पे ये सब करना है ना, ये सब करने के लिए फाइनेंस कौन देगा? तो गवर्नमेंट का ईजी है बकरा। यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा ओनस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा दिए। गवर्नमेंट बोल दी है कि भाई प्राइवेट सेक्टर आप लोग आगे आओ और आप ही हैं करता धरता और आप ही करेंगे क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन।
क्योंकि इसमें लगेगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा फाइनेंस, और हमारे पास इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, क्योंकि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर हैविंग दूसरे प्रायोरिटीज़ भी है। हमें प्रॉपर्टी भी निकालना है इंडिया में से, हमें सबको वाटर भी देना है, सबको इलेक्ट्रिसिटी भी देना है, सबको एम्प्लॉयमेंट भी देना है, तो हमारे पास बहुत सारे अलग है प्रायोरिटीज, नेशनल एजेंडेस है, तो हमारे से तो नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हेवी हो जाने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को आगे लाए हैं। ओके, ये पर्टिकुलर ग्रीनिंग करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है। ओके, टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ प्रमोटिंग क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर का जो पावर है उसको लिवरेज करो। लिवरेज करने का मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। What is a green bond? As I have told you that green bond is a bond that will help to finance what projects that will lead to positive environment impact. जो environment में positive environment में impact लाने के जो भी projects होते हैं, okay, if you are investing in that, then हम बोलेंगे वो green bond. Budget announcement में भी हुआ था। Green bonds are one of the way to reach what net zero goal. It is not only a step in the direction of compliance of our promises, but हम पेरिस प्रोटोकॉल में भी हम अंदर है, जैसा भी होता कि इंडिया कैन बिकम ए सिंबल एंड टू द वर्ल्ड दैट हाउ वी आर फॉलोइंग व्हाट ग्रीन इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड को भी हम बता सकते हैं। और एक भी है, और एक प्रॉब्लम भी है, ये सोल्यूशन भी है, ESG, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, ये 3 वर्ड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी को, टाटा को, डाबर को, ओके, TCS, जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है, ओके, करंट ESG थीम इज ऑफ इन्वेस्टिंग इज वन वे wherein investor shall deliver high value to the environment apart from social and governance objectives of ESG investors. ओके, यहाँ पे ये ESG एक ऐसा मैंडेटरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे हर कॉर्पोरेट सेक्टर वो एनवायरनमेंट में कितना पॉजिटिव चेंज ला रहा है उसकी रिपोर्ट देना। पहले ये वॉलंटरी था, अभी मैंडेटरी हो गया 2022 से। ओके, सो हर कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है, ओके, तो वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है, अपार्ट फ्रॉम देयर सोशल एंड गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स के अलावा ये भी बताना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूरोपियन यूनियन में ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और बहुत यूनिक वे में फॉलो करते हैं। अभी इनका देखेंगे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यूरोपियन यूनियन में हर कंपनी को ये बोला गया है कि आप फाइनेंस के बारे में तो कैसे ही बताते हैं, कितना कमाए, कितना नहीं कमाए, कितना टैक्स बनाए, ये तो आप बता रहे हैं कैसे भी, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी भेजिए। मीन्स आप एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, ओके, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ थिंग है ये बोले ऐसा, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी सबमिट करो। ओके, सो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर स्पेशली ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एनवायरनमेंट पे किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है उनकी कंपनी का, ये इसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। इन्वेस्टमेंट अगर ये मालूम हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे इन्फॉर्म डिसीजंस, ओके, कि कितना ज़्यादा वो तबाह कर रहे हैं एनवायरनमेंट, इन्वेस्टर को भी मालूम होगा, और वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिपोर्ट्स दे के वो करेंगे नहीं नहीं भाई, इससे ज़्यादा तो हम एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर सकते, चलो कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे, कुछ इको फ्रेंडली करेंगे। लाइक दैट दे विल ऑल्सो टेक द प्रॉपर मटेरियल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस। जो मटेरियल्स वो यूज़ करते हैं, वो मटेरियल्स अगर एयर में जाते हैं, ज़मीन में जाते हैं, पानी में जाते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी खराब होगी, किस तरीके से कंटामिनेशन और पोल्यूशन होगा। अगर ये भी अगर रिपोर्ट बना के देंगे, इसे प्रॉपर्ली मालूम होगा गवर्नमेंट को कहाँ पे गैप्स हैं और कहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती हैं इनको वो गैप्स फिल करने के लिए। और ओवरऑल कॉर्पोरेट में जो गवर्नेंस है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों को अलाइन करने का अपने को बहुत अच्छा मौका है। बट ये यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है कि कंपनीज ये 2 तरह के रिपोर्ट देते हैं, इंडिया में ये नहीं होता है। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया में भी ये शुरू करो कि नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करना ज़रूरी है कंपनीज। और वे फॉर्मेट में ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट एक सही तरीके से थोड़े कंपनीज, थोड़े सेक्टर्स को कैटेगराइज कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये कैटेगराइजेशन में ये कंपनीज जो भी है ये कैटेगरी में दे आर लाइक ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही करना है इसमें डेवलपमेंट्स। अगर इस तरीके से हम टैक्सोनॉमी दे देंगे, अगर नॉमेनक्लेचर दे देंगे कि टूरिज्म में खाली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होना है, ओके, ट्रेड में ऐसे ही होना है, हेल्थ सेक्टर में एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होना है, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें नॉमेनक्लेचर कर दें और ये बोल दें कि इसमें आप नेट जीरो गोल्स अचीव करो।
नेट जीरो गोल्स अचीव करो। तो कंपनीज को ये बोल दिया जाएगा तो उनको भी एक प्रॉपरली इट वुड हेल्प रेगुलेटरी पर्पस नॉर्म्स ऑल्सो फॉर क्लाइमेट लेबलिंग, रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और बहुत सारे उनको इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे ग्रीन में अगर इस तरीके से नॉमनक्लेचर अगर गवर्नमेंट दे दी तो, राइट। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Okay, the conclusion here is very simple. A mass awareness program लाना है इंडिया में, okay, campaign jointly by the government and sectoral regulators. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके हाईवे के लिए करो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट पे करो, तो हर सेक्टर वाले जिसका उन्होंने एक नेशनल लेवल कैंपेन चलाना है गवर्नमेंट से हाथ जुड़ के, अलॉन्ग विद बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस वालों से, सबको से मिलके हम ये अचीव करने की कोशिश करना कि इंडिया जल्द से जल्द एक ग्रीन फाइनेंसिंग इकोनॉमी हो जाए और एक ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेट जीरो एमिशंस अचीव कर ले, और पूरी दुनिया को एक सिंबल बनेगी, दिस इज व्हाट वी आर एंड दिस इज व्हाट वी प्रोटेक्ट अवर नेचर फ्रॉम आवर एंशिएंट टाइम्स, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।